चलिए हम देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 11 के 12 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है पादपों में श्वसन देखेंगे। और इसके पहले इसके प्रश्न देखें तो इनमें से अंतर करिए, श्वास और दहन में अंतर करिए, ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र में अंतर करिए और अक्षी श्वसन तथा किण्वन में अंतर करिए। दूसरा प्रश्न है श्वसनीय क्रियाधार क्या है, सर्वाधिक साधारण क्रियाधार का नाम बताइए। और उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस को रेखा द्वारा बनाइए। चौथा प्रश्न है कि ऑक्सीश्वसन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं, यह कहाँ संपन्न होती है। पांचवा प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र का समग्र रेखा चित्र बनाइए। उसके बाद छठा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का वर्णन कीजिए। सातवां प्रश्न है कि निम्न के मध्य अंतर कीजिए, ऑक्सीश्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन में। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस तथा किण्वन में अंतर करिए। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस तथा सिट्रिल अम्ल चक्र में अंतर करिए। आठवां प्रश्न है कि शुद्ध एटीपी के अणुओं की प्राप्ति की गणना के दौरान आप क्या कल्पनाएं करते हैं। नौवां प्रश्न है कि श्वसनीय पथ एक एफिबोलिक पथ होता है, इसकी चर्चा कीजिए। 10वां प्रश्न है कि सांस गुणांक को परिभाषित कीजिए, वसा के लिए इसका क्या मान है। 11वां प्रश्न है कि अक्सीकारी फास्फोरिलीकरण क्या है। और 12वां प्रश्न है कि सांस के प्रत्येक चरण में मुक्त होने वाली ऊर्जा का क्या महत्व है। उसके बाद टॉपिक देखते हैं। टॉपिक के नाम है पादपों में श्वसन। इसमें हम पढ़ेंगे क्या पादप सांस लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद किण्वन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑक्सीश्वसन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद श्वसनीय संतुलन चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद एम्फिबोलिक पाथ क्रम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सांस गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सभी सजीव रहने के लिए सांस लेते हैं। हम सभी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। और लेकिन जीवन के लिए सांस लेना इतना आवश्यक क्यों है। जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, क्या सभी जीवधारी चाहे पादप हो या सूक्ष्म जीव सांस लेते हैं। यदि ऐसा है तो कैसा, देखते हैं इसके बारे में। तो सभी जीवधारियों को अपने दैनिक जीवन में अवशोषण, परिवहन, गति, प्रजनन जैसे कार्य करने हेतु और यहाँ तक कि सांस लेने हेतु भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह सभी ऊर्जा कहाँ से आती है। हम जानते हैं कि ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं, लेकिन ये ऊर्जा भोजन से कैसे प्राप्त होती है, यह ऊर्जा कैसे उपयोग में आती है। क्या सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में समान प्रकार की ऊर्जा मिलती है। क्या पादप भोजन करते हैं। पादप यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं और सूक्ष्म जीव इस ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या भोजन करता है। उपयुक्त किए गए अनेक प्रश्नों से आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इनमें बहुत अधिक सामंजस्य नहीं है, लेकिन वास्तव में सांस लेने की प्रक्रिया और खाद्य पदार्थ से मुक्त होने वाली ऊर्जा की प्रक्रिया में बहुत अधिक संबद्धता होती है। हम यह समझने का प्रयास करें कि यह कैसा होता है। जीवन विधि के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा कुछ वृहद अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, जिसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। केवल हरे पादप और नीले हरित जीवाणु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें पादप में भी सभी कोशिकाओं उत्तकों अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होते। केवल वे कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। चूँकि हरे पादपों में सभी अंग, ऊतक और कोशिकाएं हरी नहीं होती हैं, इसलिए इनमें ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए खाद्य पदार्थ का हरित भागों में परिवहन होता है। प्राणी परपोषी होते हैं, इसलिए वे अपना भोजन पादपों से परोक्ष यानी शाकाहारी या अपरोक्ष यानी मांसाहारी रूप में प्राप्त करते हैं। मृत जीवी जैसे कवक, मृत या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। यह जान लेना अति महत्वपूर्ण है कि जीवन में सांस हेतु आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। और इस अध्याय में कोशिकीय सांस अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थों के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रिया विधि तथा एटीपी के संश्लेषण को समझाया गया है। और निस्संदेह प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है यानी यूकैरियोटिक में, और जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन से कोशिका द्रव्य तथा
माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और यानी वह भी केवल यूकेरियोटिक में, जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के CC यानी कार्बन बंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना सांस कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। प्रायः कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, किंतु कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन, वसा तथा यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल भी श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयोग में आ सकते हैं। कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनीय क्रियाधार में स्थिर संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त नहीं होती है। यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध धीमी अभिक्रियाओं के रूप में मुक्त होती है, जो रासायनिक ऊर्जा ATP के रूप में एकत्रित हो जाती है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि सांस में ऑक्सीकरण द्वारा निकलने वाला ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती, यानी यह संभवतः नहीं भी हो सकती, किंतु यह ATP के संश्लेषण के उपयोग में आती है तथा इस ऊर्जा की जब भी यानी जहाँ से भी आवश्यक होती है ये टूट जाती है, और इस कारण से ATP कोशिका के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करती है। और ATP में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक प्रक्रियाओं में उपयोग में आती है। सांस के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी के रूप में काम करती है। देखते हैं क्या पादप सांस लेते हैं। इस प्रश्न का कोई उपयुक्त उत्तर नहीं है। हाँ, पादपों में सांस हेतु ऑक्सीजन O2 की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को मुक्त करते हैं। इस कारण से पादपों में ऐसी व्यवस्था है और जिससे ऑक्सीजन यानी O2 की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। पादपों में प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, बल्कि उनके इस उद्देश्य हेतु रंध्र और वातरंध्र मिलते हैं। पौधे बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन लेते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण यह है कि पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है। पादपों के एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। दूसरा चरण यह है कि पादपों में गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग नहीं होती है। पादप के विभिन्न भागों में मूल, तना और पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही धीमी दर से होती है। केवल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है तथा प्रत्येक पत्ती पूर्णतया इस प्रकार से अनुकूलित होती है कि इस अवधि के दौरान अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है, जबकि कोशिका श्वसन करती है और ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती है। क्या कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है? तृतीय कारण यह है कि बड़े स्थूल पादपों में गैस से अधिक दूरी तक विसर्जित नहीं होती है। पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादपों की सतह के बिल्कुल पास स्थित होती है। यह पति के लिए सत्य कथन है। आप यह पूछ सकते हैं कि मोटे काष्ठीय तनों और मूल के लिए क्या होता है। तना में सजीव कोशिकाएं छाल और छाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित होती रहती है और इनमें भी छिद्र होती है जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। भीतर की कोशिकाएं मृत होती है तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। अतः पादपों की अधिकांश कोशिकाओं की सतह हवा के संपर्क में होती है। यह पेरेकाइमा कोशिकाओं के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, जो कि वायु रिक्ताओं के आपस में जुड़े हुए जल रूपी रचना के कार्य संभव होते हैं। ग्लूकोज के नियंत्रित संपूर्ण ऑक्सीकरण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O के साथ ऊर्जा करती है, जिसका सर्वाधिक भाग ऊष्मा के रूप में निकलता है। यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण में होना चाहिए। पादप कोशिकाएं इस तरह से भोजन करते हैं कि ग्लूकोज अणु के अपचय से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा मुक्त ऊर्जा के रूप में मुक्त ऊष्मा के रूप में न निकल पाए। और मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण में न होकर छोटे छोटे अनेक चरणों में होता है, जिनमें कुछ चरण इतने बड़े होते हैं कि इनसे निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा ATP के संश्लेषण में उपयोग में आ जाती है। यह कैसे होता है? वास्तव में यही सांस का इतिहास है। सांस की क्रियाविधि के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पाद के रूप में निकलती है और दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। परंतु कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में भी जीवित रहती है।
क्या आप ऐसी परिस्थितियों के बारे में यानी ऐसे जीवों के बारे में सोच सकते हैं जहां ऑक्सीजन उपलब्धता नहीं और जीवित हो? विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि प्रथम कोशिका इस ग्रह पर ऐसे वातावरण में मिली थी जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। आज भी उपलब्ध सजीवों में हम जानते हैं कि कुछ अनाक्षी यानी ऑक्सीजन रहित वातावरण हेतु अपने को अनुकूलित कर चुके हैं और इनमें से कुछ विकल्पित अनाक्षी है, जबकि कुछ के लिए अनाक्षी स्थिति की आवश्यकता अविकल्पीय होती है। हर स्थिति में सभी जीवों में एंजाइम तंत्र होता है जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करता है। इस प्रकार ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। उसके बाद देखते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। देखते हैं ग्लाइकोलिसिस की शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ग्लाइकोस अर्थात शर्करा एवं लाइसिस अर्थात टूटना से हुआ है। और उसके बाद ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया गुस्ताव इम्बेडेन, ओटो मेयर हॉफ तथा जे परानास द्वारा दिया गया। इसे सामान्यतः EMP पाथ कहते हैं और अनाक्षी जीवों में सांस की केवल यही प्रक्रिया है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और यह सभी जीवों में मिलते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीजनीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाता है। अपद्रव्यों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण कार्बन अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद है या संचयित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। सुक्रोज इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में परिवर्तित होती जाती है और ये दोनों मोनोसेकेराइड सरलता से ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश कर लेते हैं। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा फास्फोरीकृत होकर ग्लूकोज 6 फास्फोरस बनाते हैं। ग्लूकोज का फास्फोरीकृत रूपी समयाविकरण द्वारा फ्रुक्टोज 6 फास्फोरस में परिवर्तित हो जाती है। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज के उपचय के बाद में क्रम एक समान होती है। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरण चित्र 12.1 में यहाँ दर्शाया गया है। और उसके बाद ग्लाइकोलिसिस में 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया में विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरणों के अध्ययन के दौरान उन चरणों पर ध्यान दे जिसमें ATP का उपयोग यानी ATP ऊर्जा अथवा संश्लेषण यानी जिसके मामले में NADH+H होता है। ATP का उपयोग 2 चरणों में होता है। पहले चरण में जब ग्लूकोज 6 फास्फेट से परिवर्तन होता है तथा दूसरे चरण में वह दूसरे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट का फ्रुक्टोज 1,6 20 फास्फेट से परिवर्तन होता है और फ्रुक्टोज 1,6 20 फास्फेट टूटकर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट तथा फास्फोरग्लिसराइड यानी इन PGAL बनाता है। जब तीन फास्फोरग्लिसरडिहाइड यानी PGAL का 1,3 बाई फास्फोरग्लिसरेट यानी BPG में परिवर्तन होता है तो NAD से NADH+H का निर्माण होता है और PGAL से 2 समान रिकॉर्ड्स 2 हाइड्रोजन अणु पृथक होकर NAD के एक अणु की ओर स्थानांतरित होती है और PGAL ऑक्सीकृत होकर कार्बन फास्फेट से मिलकर BPGA में परिवर्तित हो जाती है और DPGA का 3 फास्फोरग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तन ऊर्जा उत्पाद करने वाली प्रक्रिया है। इस ऊर्जा का उपयोग ATP निर्माण होता है और उसके बाद PEP का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन के दौरान भी ATP का निर्माण होता है। क्या तुम यह गणना कर सकते हो कि एक अणु से कितने ATP के अणुओं का प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस का मुख्य पादप है और उसके बाद पायरुवेट का उपपचयी भविष्य क्या है?
यह कोशिकीय आवश्यकता पर निर्भर है। यहाँ 3 प्रमुख तरीके हैं जिसमें विभिन्न कोशिकाएं ग्लाइकोलिसिस द्वारा उत्पन्न पायरुविक अम्ल का उपयोग करती है। ये लैक्टिक अम्ल, किण्विन, अल्कोहलिक किण्विक और ऑक्सीसास है। अधिकांश प्रोकैरियोट तथा एक कोशिका यूकैरियोट में किण्विन अनाक्षी परिस्थितियों में होता है और ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने हेतु जीवधारियों में क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है, जिसे अक्षी श्वसन या सांस कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसका किण्वन के बारे में देखें। किण्वन में ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनाक्षी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसमें अभिक्रिया के विभिन्न चरणों द्वारा पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल में परिवर्तित हो जाती है। एंजाइम पायरुविक अम्ल डिकार्बोविलेज एवं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इस पर अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। दूसरे जीव जैसे कुछ बैक्टीरिया पायरुविक अम्ल में लैक्टेज अम्ल का निर्माण करते हैं। ये चरण चित्र 12.2 में दर्शाया गया है यहाँ पे। और उसके बाद प्राणी की मांसपेशियों की कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिकाएं सांस के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन होती है तब पायरुविक अम्ल लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस द्वारा लैक्टेज अम्ल में अपचयी हो जाती है। उसके बाद अपचयीकरण NADH+H होता है, जो पुनः दोनों प्रक्रियाओं में NAD में ऑक्सीकृत हो जाता है। दोनों लैक्टेज अम्ल तथा अल्कोहल किण्विन में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है और इसकी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग उच्च ऊर्जा बंध वाले ATP के निर्माण में नहीं होती है और अम्ल और अल्कोहल बनाने वाले उत्पाद की प्रक्रिया खतरनाक होती है। ग्लूकोज के एक अणु से किण्विन के बाद अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनाने के दौरान कितने शुद्ध ATP का संश्लेषण होता है, अर्थात ग्लाइकोलिसिस के दौरान उपयोग में आने वाली ATP की संख्या घट कर गणना करें कि कितने ATP का संश्लेषण होता है। जब अल्कोहल की मात्रा 13% या अधिक होती है तो इसके लिए यह विषाक्तता और मृत्यु का कारण बन सकती है। प्राकृतिक किण्विन पेय में अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होगी? क्या आप सोच सकते हैं कि मादक पेय में अल्कोहल की मात्रा इसमें स्थित अल्कोहल की सांद्रता से अधिक कैसे प्राप्त की जा सकती है? वह क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इस दौरान मुक्त ऊर्जा कोशिकीय उपापचय की आवश्यकता के अनुसार बहुत से ATP अणुओं का संश्लेषण करती है। यूकैरियोटिक में ये सभी चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीसास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की स्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा जिसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार का सांस सामान्यतया उच्च जीवों में मिलता है और हम इन प्रक्रियाओं को अलग खंड में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑक्सीश्वसन सांस के बारे में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुवेट कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है और ऑक्सीश्वसन के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। पायरुवेट का चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं और जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं और हाइड्रोजन परमाणुओं से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ATP का संश्लेषण होता है। सबसे अधिक रोचक बात यह है कि इसकी पहली प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में संपन्न होती है, जबकि द्वितीय प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलिटिक्स अपचय द्वारा बनने वाली पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में प्रवेश करती है, जो ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण की कॉम्प्लेक्स समूह क्रिया द्वारा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज अभिक्रियाओं में कई सह एंजाइम भाग लेते हैं, जैसे इसमें है NAD तथा A सह एंजाइम है।
इस प्रक्रिया के दौरान पायरुविक अम्ल में 2 अणुओं के उपचय से NADH के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के 1 अणु से निर्मित होते हैं। एसिटाइल CoA चक्रीय पथ ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र में प्रवेश करता है, जिसे साधारणतः वैज्ञानिक हंस क्रेब की खोज के कारण क्रेब्स चक्र कहते हैं। उसके बाद देखते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र TCA के बारे में देखते हैं। TCA चक्र का प्रारंभ एसिटाइल समूह के ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल यानी OAA तथा जल के साथ संघनन से होता है और सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया सिट्रेट सिंथेजेस एंजाइम द्वारा होती है तथा CoA का 1 अणु मुक्त होता है तथा सिट्रेट आइसोसिट्रेट में समायोजित हो जाती है और यह डीकार्बोक्सिलीकरण के 2 लगातार चरणों के रूप में होता है, जिसके उपरांत अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल तत्पश्चात ऑक्सीनाल यानी CoA का निर्माण होती है और सिट्रिक अम्ल के बचे हुए चरण में सक्सिनाइल OAA में ऑक्सीकृत होकर चक्र को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। ऑक्सीनाइल यानी CoA से ऑक्सीनिक अम्ल के रूपांतर के दौरान GTP के 1 अणु का निर्माण होता है। इसे क्रियाधार स्तरीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं और इन युग्मिक अभिक्रियाओं में GDP में रूपांतरित हो जाती है तथा ADP से ATP का निर्माण होता है। चक्र में 3 स्थान ऐसे होते हैं जिसमें NAD का NADH+H में अपचय होता है और एक स्थान पर FAD का FADH2 में अपचय होते हैं। TCA चक्र द्वारा एसिटिक CoA के एंजाइम्स अम्ल के निरंतर ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सीलोरेएसिटेट अम्ल के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है, जो चक्र का प्रथम सदस्य है। इसके साथ साथ NAD तथा FAD का NADH और FADH2 के क्रमशः पुनः उत्पादन होता है और अतः सांस की इस अवस्था के समीकरण को सापेक्ष में निम्नवत लिखा जा सकता है, जैसे पायरुविक अम्ल प्लस 4NAD प्लस FAD प्लस 2H2O प्लस NADP प्लस PI प्लस ये मिलकर बनते हैं 3CO2 प्लस 4NADH प्लस 4H प्लस FADH2 प्लस ATP बनते हैं। अब तक हम देख चुके हैं कि ATC चक्र के ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है और NADH+H के 8 अणु FADH2 के 2 अणु तथा 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि अभी तक सांस की चर्चा के दौरान न ही कहीं पर ऑक्सीजन का तथा न ही कहीं पर ATP के बहुत सारे अणुओं का निर्माण की चर्चा हुई है। अब संश्लेषित NADH+H तथा FADH2 की क्या भूमिका होगी, हमें यह समझना होगा कि सांस में ऑक्सीजन की भूमिका तथा ATP का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र अथवा ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण। देखें तो सांस प्रक्रिया के अगले चरण में NADH+H तथा FADH2 में संचित ऊर्जा मुक्त और उपयोग में लाना है। यह तब संपादित होता है जब उनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है तथा पानी का निर्माण होता है और उसके बाद उपापचयी पथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS कहते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में TCA चक्र के दौरान NADH के बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम NADH हाइड्रोजिनेज द्वारा ऑक्सीकृत होता है। कॉम्प्लेक्स एक तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली में उपस्थित यूबिक्विनोन की ओर स्थानांतरित होती है और उसके बाद यूबिक्विनोन
अपचयी समतुल्य FADH2 द्वारा प्राप्त होती है, यानी कॉम्प्लेक्स द्वितीय, जो एस्टिक अम्ल चक्र में सक्सेन के ऑक्सीजन के दौरान उत्पन्न होती है। अपचयित यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम BC1 साइक्लोट्रोम C की ओर स्थानांतरित कर ऑक्सीकृत हो जाता है। कॉम्प्लेक्स तृतीय और साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन है जो भीतरी झिल्ली की बाह्य सतह पर चिपका होता है और जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स तृतीय तथा कॉम्प्लेक्स चतुर्थ के बीच स्थानांतरण का कार्य गतिशील वाहक के रूप में करती है। कॉम्प्लेक्स चतुर्थ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेट कॉम्प्लेक्स है जिसमें साइटोक्रोम A3 तथा 2 तांबा केंद्र होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक वाहक से दूसरे वाहक तक कॉम्प्लेक्स प्रथम से कॉम्प्लेक्स फोर्थ द्वारा गुजरते हैं तब वे ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5 से युग्मित होकर ADP और कार्बनिक फास्फेट्स से ATP का निर्माण करते हैं और इस दौरान संश्लेषण होने वाली ATP अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर करता है। NADH के एक अणु के ऑक्सीकरण से ATP के 3 अणुओं का निर्माण होता है, जबकि FADH2 का एक अणु से ATP का 2 अणु बनता है। जबकि सांस की ऑक्सी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित होती है, यद्यपि ऑक्सीजन की उपस्थिति अत्यावश्यक है क्योंकि यह पूरे तंत्र में से H2 यानी हाइड्रोजन को मुक्त कर पूरी प्रक्रिया को संचालित करती है। ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करता है। अप्रकाश फास्फोरिलीकरण के विपरीत, जहां प्रोटीन प्रबलता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग फास्फोरिलीकरण के लिए होता है, सांस में इसी प्रकार की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण अपचय द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है। फलस्वरूप इस कारण से हुई क्रिया विधि को ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण कहते हैं। झिल्ली से जुड़े ATP संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे पिछले अध्याय में रसोपराशरण परिकल्पना के आधार पर बताया गया है। जैसे कि पहले वर्णित के इलेक्ट्रॉन परिवहन के तंत्र के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग ATP सिंथेक्स की सहायता से ATP के संश्लेषण होता है। यह कॉम्प्लेक्स 2 प्रमुख घटकों FO और F1 से होता है। F1 से F1 शीर्ष परिधीय झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जहां पर कार्बनिक फास्फेट तथा ADP से ATP का संश्लेषण होता है और वैद्युत रासायनिक प्रोटीन परिवर्तन के फलस्वरूप 4H आयरन अंतर झिल्ली आवश्यक से F0 में होकर अधात्री की ओर गति करता है, जिसके एक ATP का संश्लेषण होता है। उसके बाद अब हम देखें श्वसनीय संतुलन चार्ट के बारे में देखें तो प्रत्येक ऑक्सीकृत ग्लूकोज अणु से बनने वाली प्राप्त शुद्ध ATP की गणना करना अब संभव है, किंतु वास्तविकता में यह एक सैद्धांतिक अभ्यास ही रह गया है। यह गणना कुछ निश्चित कल्पनाओं के आधार पर ही किया जा सकता है। देखते हैं तो यह एक क्रमिक सुव्यवस्थित क्रियात्मक पाथ है जिसमें एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर TCA चक्र तथा पथ ETS एक के बाद एक आती है। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस में संश्लेषित NADH माइटोकॉन्ड्रिया में आता है और जहां उसका फास्फोरिलीकरण होता है। उसके बाद पथ का कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक में निर्माण के उपयोग में नहीं होता है। उसके बाद श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है, कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार पथ के किसी भी मध्यवर्ती चरण में प्रवेश नहीं करता। हालांकि इस प्रकार की कल्पना सजीव तंत्र में वास्तव में तर्कसंगत नहीं होता है। सभी पथ एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ कार्य करते हैं। पथ में क्रियाधार आवश्यकता अनुसार बाहर तथा अंदर आ जा सकता है। आवश्यकता अनुसार ATP का उपयोग हो सकता है। एंजाइम की क्रिया के दर को अनेकों विधियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। फिर भी यह क्रिया करना उपयोगी है क्योंकि सजीव तंत्र में ऊर्जा का निष्कर्षण एवं संग्रहण हेतु इसकी दक्षता सहनीय है। अतः ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से ATP के 36 अणुओं की शुद्ध प्राप्ति होती है। और अब हम किण्विन तथा ऑक्सी श्वसन की तुलना करें
किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, जबकि ऑक्सीशोषण में पूर्ण विघटन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। दूसरा है, किण्वन में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल बनने के दौरान एटीपी के शुद्ध 2 अणुओं की प्राप्ति होती है, जबकि ऑक्सीशोषण में बहुत अधिक एटीपी के अणु बनते हैं। उसके बाद किण्वन में NADH और NAD+ में ऑक्सीकरण मंद गति से होती है, जबकि ऑक्सीशोषण में यह अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। उसके बाद देखें एफिबोलिक पथ के बारे में। तो सांस के लिए ग्लूकोज अनुकूल क्रियाधार है और श्वसन में सभी कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लाने से पहले ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दूसरे क्रियाधार भी सांस में प्रयोग किया जा सकता है, किंतु तब वे सांस के पहले चरण में उपयोग में नहीं आते हैं। और चित्र 12.6 को देखिए कि विभिन्न क्रियाधार श्वसन पथ में कहाँ उपयोग करते हैं। और वाशा अपने पहले ग्लिसरेल तथा वाष्यीय अम्ल में विघटित होती है। यदि वाष्यीय अम्ल सांस के उपयोग में आता है तो वह पहले एसिटाइड सह एंजाइम बनकर पथ में प्रवेश करता है। ग्लिसरेल पहले APAL में परिवर्तित होकर श्वसन पथ में प्रवेश करता है। प्रोटीन प्रोटीएज एंजाइम द्वारा विघटित होकर अमीनो अम्ल बनाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल अपनी संरचना के आधार पर क्रेब्स चक्र के अंदर विभिन्न चरणों में प्रवेश करता है। चूँकि सांस के दौरान क्रियाधार टूटते हैं, अतः सांस प्रक्रियाएं परंपरागत अपचयी प्रक्रिया है। और श्वसन पथ अनुश्वसनीय अपचयी पथ है। और किंतु आप क्या इससे ठीक समझते हैं? ऊपर वर्णित है कि विभिन्न क्रियाधार ऊर्जा हेतु श्वसन पथ में कहाँ प्रवेश करता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये यौगिक उपयुक्त क्रियाधार बनने के लिए श्वसनीय पथ से अलग होंगे। अतः पथ में प्रवेश करने से पहले वाशा अम्ल जब क्रियाधार के रूप में उपयोग में आते हैं तो श्वसनीय पथ में उपयोग में आने से पूर्व एसिटाइल CoA में विखंडित हो जाते हैं। और जब जीवधारी को वाशा अम्ल का संश्लेषण करना होता है तो श्वसनीय पथ एसिटाइल CoA अलग हो जाता है। इसलिए वाशा अम्ल के संश्लेषण तथा विघटन के दौरान श्वसनीय पथ का उपयोग होता है। इसी प्रकार से प्रोटीन के संश्लेषण और विघटन के दौरान भी होता है। और इस प्रकार विघटन की प्रक्रिया कम होता है। तो इस प्रकार विघटन की प्रक्रिया कम करता है। असजीवों में अपचय कहलाती है तथा संश्लेषण उपचय कहलाती है। चूँकि श्वसनीय पथ के अपचय तथा उपचय दोनों ही होते हैं, इसलिए श्वसनीय पथ को एसिबोलिक पथ कहना उचित होगा, न कि उपचय पथ, क्योंकि यह अपचयी और उपचयी दोनों में भाग लेती है। सांस गुणांक देखें। अब सांस के दूसरे पक्ष को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीशोषण के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का अनुपात को सांस गुणांक या श्वसनीय अनुपात कहते हैं। सांस गुणांक बराबर मुक्त हुई CO2 का आयतन बटे उपयोग में लाई गई O2 का आयतन होता है। और सांस गुणांक सूत्र है। सांस गुणांक सांस के दौरान उपयोग में लाने वाली श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करता है। जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में आकार पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो सांस गुणांक 1 होगा, क्योंकि समान मात्रा में CO2 और O2 क्रमशः मुक्त होती है एवं उपयोग में लाई गई है। जैसे कि समीकरण स्पष्ट करता है कि C6H12O6 प्लस 62 तीर के निशान बनते हैं, मिलकर ये दोनों बनते हैं 6CO2 बनते हैं प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। सांस गुणांक बराबर 6CO2 बटे 60N2 होंगे और बटे 1.0 होगा। जब वाशा सांस में उपयुक्त होती है तो सांस गुणांक 1.00 में कम होता है और वाशा अम्ल टाइपामाटीन के रूप में उपयोग में आता है। तब इसकी गणना निम्नवत होती है। जब प्रोटीन श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होता है तब अनुपात 0.9 के लगभग होती है।
यहाँ यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार अक्सर एक से अधिक होते हैं, किंतु शुद्ध प्रोटीन और वसा श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। सारांश देखें, प्राणियों की तरह पादपों में श्वसन या गैसीय आदान प्रदान हेतु कोई विशिष्ट तंत्र नहीं होता। रंध्र और वातरंध्र द्वारा विसरण से गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधे में लगभग सभी सजीव कोशिकाएं वायु के संपर्क में होते हैं। जटिल कार्बन अणुओं के ऑक्सीकरण द्वारा सी अवंधों में यानी कार्बन अवंधों के टूटने के उपरांत जब कोशिका से ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा निकलती है तो उसे कोशिकीय सांस कहते हैं। सांस के लिए ग्लूकोज सर्वाधिक उपयुक्त क्रियाधार है। वसा एवं प्रोटीन के टूटने के बाद भी ऊर्जा निकलती है। कोशिकीय सांस की प्रारंभिक प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। प्रत्येक ग्लूकोज का अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाते हैं और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और पायरुवेट का भविष्य O2 की उपलब्धता तथा जीवन पर निर्भर करता है। और नकशी परिस्थितियों में किण्वन द्वारा लैक्टिक अम्ल या अल्कोहल बनते हैं। और किण्वन बहुत सारे प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय यूरेटिक और अंकुरित बीजों में और नकशी परिस्थितियों में संपन्न होता है। यूकेरियोटिक जीवों में O2 की उपस्थिति में ऑक्सी सांस होता है और पायरुविक अम्ल का माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन के बाद एसिटाइड CoA में रूपांतरण होता है। साथ ही CO2 निकलती है। तत्पश्चात एसिटाइल CoA TCA पथ अथवा क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में होता है। और क्रेब्स चक्र में NADH+H तथा NADH2 बनते हैं। और इन अणुओं का NADH+H जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनता है और इनकी ऊर्जा का उपयोग ATP के संश्लेषण में होता है। या सूक्ष्म कर्णिका के अंतः झिल्ली पर स्थित वाहकों के तंत्र जिसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं और इसके द्वारा संपन्न होती है। जब इलेक्ट्रॉन इस तंत्र से होकर गति करती है तो निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा ATP का संश्लेषण होता है और इसे अक्षीकारी फास्फोरिलीकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में अंततः अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही O2 होता है जो पानी में अपचयित हो जाता है। उसके बाद श्वसनीय पथ में उपचयी अथवा अपचयी दोनों भाग लेते हैं, इसलिए इसे एपिवेलिक पथ कहते हैं। और श्वास गुणांक सांस के दौरान में आने वाले श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करता है।